हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब अच्छे से होंगे। तो हमने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है एमसीक्यूज़ में, जिसमें हम नए पैटर्न पे कुछ एमसीक्यूज़ आपके लिए लाते हैं ताकि आप लोगों को प्रिपेयर करें नए पैटर्न पे जो एमसीक्यूज़ एसएसबी के द्वारा पूछे जाते हैं। इन लास्ट सेशन वे डिस्कस्ड सम एमसीक्यूज़ जिसमें हमने डेटा कलेक्शन और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ किए हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। तो आज हम दूसरा सेट लेके आए हैं जिसमें हम टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन अब डेटा, जो हमारा छोटा सा टॉपिक है, उसके साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे हमने कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ट्रिपल एस ने नियर अबाउट 3000 एमसीक्यूज़ का जो सीरीज़ है अपने ऐप पे स्टार्ट किया है। दोस्त हु आर इंटरेस्टेड वो वहाँ से इन एमसीक्यूज़ को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमारे एमसीक्यू की तरफ। हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो है क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टेबुलेशन। टेबुलेशन के बारे में आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो जो इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रॉ डेटा इन सिस्टमैटिक रोज एंड कॉलम्स। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है टेबुलेशन एलिमिनेट्स द नीड फॉर डाटा क्लासिफिकेशन। तीसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है कम्प्लेक्स डेटा कैन बी सिंप्लीफाइड थ्रू टेबुलेशन। फोर्थ स्टेटमेंट इज टेबुलेशन इज यूजफुल फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके। सबसे पहला स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द रॉ डेटा इन सिस्टमेटिक रोज एंड कॉलम्स। बिल्कुल सही बात है। टेबुलेशन का मतलब ही है कि हम रोज एंड कॉलम्स, जिनको आप जो टपल्स भी कहते हैं, रोज को हम टपल्स भी कहते हैं, या जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, रोज और कॉलम्स में ही जो है डेटा को अरेंज करने को हम टेबुलेशन कहते हैं। इसके बारे में हमने हमारे लेक्चर्स में पढ़ा है। दूसरा, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। टेबुलेशन एलिमिनेट्स द नीड फॉर डेटा क्लासिफिकेशन। देखिए, ये कह रहा है कि टेबुलेशन जो है ये क्लासिफिकेशन को ख़त्म ही कर रहा है, यानी क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको ख़त्म ही करता है। हालांकि जो हमारे पास टेबुलेशन है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द स्टेप्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है हमारे पास, क्योंकि ये हेल्प करता है हमें क्लासिफिकेशन करने में। तीसरा हमारे पास कम्प्लेक्स डेटा कैन बी क्लासिफाइड थ्रू टेबुलेशन। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। फोर्थ है हमारे पास टेबुलेशन इज यूजफुल फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। हमने देखा कि हमने क्वालिटेटिव डेटा, जहाँ पे हमने थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में भी टेबल्स बनाए हैं, तो वहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम दोनों, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा हो या क्वांटिटेटिव डेटा हो, दोनों को हम टेबुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो गलत है, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट। अब हमारे पास ऑप्शन है, देख लीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी हमारे पास है। तो एक ही हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे सिर्फ सेकंड गलत है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कंप्लीशन ऑफ डेटा। हमें बताना है कंपाइलेशन ऑफ डेटा के रिलेटेड कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए। पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट है, कंपाइलेशन इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग डेटा फॉर एनालिसिस। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, कंपाइलेशन इज ऑलवेज द फाइनल स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल वर्क। थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट है, कंपाइलेशन में इन्वॉल्व एडिटिंग एंड कोडिंग ऑफ डेटा। फोर्थ हमारे पास जो स्टेटमेंट है वह है, कंपाइलेशन प्रीसीड्स क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। चार स्टेटमेंट्स हमारे पास दिए गए हैं और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन बी इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन सी इज सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए एमसीक्यू को, उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। कंपाइलेशन इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग द डेटा फॉर एनालिसिस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। कंपाइलेशन में ही हम डेटा को अरेंज करते हैं ताकि हम इसकी एनालिसिस कर पाएँ। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है, कंपाइलेशन इज ऑलवेज द फाइनल स्टेज ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल वर्क। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपाइलेशन के बाद भी और हमारे पास प्रोसेस होते हैं जहाँ पे हम इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, जो मैंने आपको बताया है, प्रेजेंटेशन वगैरह होती है, और उसके बाद हम
फाइनली इस पर स्टेटिस्टिकल जो है कुछ टूल्स लगाते हैं, उसके बाद ही हम फाइनल रिजल्ट हासिल करते हैं। तो ये आपके पास गलत स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, कंपाइलेशन में इन्वॉल्व एडिटिंग एंड कोडिंग ऑफ डेटा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। फोर्थ स्टेटमेंट है, कंपाइलेशन प्रीसीड्स क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। तो ये कहते हैं कि कंपाइलेशन जो है ये टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन से पहले आता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये टेबुलेशन जो हो या क्लासिफिकेशन हो, दीज आर पार्ट ऑफ कंपाइलेशन ओनली। ये इसको प्रिसीड नहीं करता है, बल्कि दीज आर द पार्ट ऑफ द कंपाइलेशन। तो ये भी आपके पास गलत स्टेटमेंट है। तो आपके पास दो स्टेटमेंट सही हैं, एक आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक आपके पास थर्ड स्टेटमेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एसएसबी में, क्योंकि जब चैट जीपीटी या एआई के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सो इन दैट केस यू हैव टू बी विजिलेंट एनफ। आपको बड़ा क्लियर और फोकस्ड रहना होगा, अच्छी तरह से स्टेटमेंट्स को देखना होगा। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो है आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में ही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, चलिए लेट्स मूव टू थर्ड स्टेटमेंट। अगर किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत आ रही है तो वो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख सकता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन। इनमें से कौन सा ऐसा जो ऑब्जेक्टिव है जो टेबुलेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, आपने देखना है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है टेबुलेशन का, यानी कि जो फुलफिल नहीं हो रहा है टेबुलेशन से। पहला हमारे पास स्टेटमेंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन, तीसरा हमारे पास है इंक्रीजिंग डेटा कन्वोल्यूशन, ऑप्शन डी इज सेविंग टाइम इन एनालिसिस। तो हमारे पास जो टेबुलेशन है उससे कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं आपने देखना है, और आपने बताना है कौन सा ऐसा हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पे है जो इसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव नहीं है टेबुलेशन का। ठीक है, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है बेटा, आपने अगर क्वेश्चन को देखा अच्छी तरह से तो आई एम श्योर आप लोगों ने आंसर दिया होगा। फिर भी हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। देखें, सबसे पहले ऑप्शन पे ए पे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा। मैंने आपको बताया है टेबुलेशन हमें सिंप्लीफाई करता है डेटा को, वरना हमारे पास रॉ फॉर्म में जब डेटा होता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम टू द कंक्लूजन। सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा इज बीइंग डन बाय द टेबुलेशन, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं बेटा, फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। टेबुलेशन में ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जब दो टेबल्स होंगे तो जब इनका हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास इन दोनों जो हमारे पास दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, वी कैन कंपेयर देम। सो एब्सोल्युटली इट इज़ फैसिलिटेटिंग द कंपैरिजन। तीसरा स्टेटमेंट है हमारे पास इंक्रीजिंग डेटा कन्वोल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कभी कभी ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा है ताकि बच्चों आपको समझाने की कोशिश करूं। ऐसे वर्ड आते हैं जिन बच्चों को इसका मीनिंग पता नहीं होता है, तो ऐसे इस सूरत में आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ पे आते हैं, सेविंग टाइम इन एनालिसिस। तो बिल्कुल आपका टाइम बचता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, टेबुलेशन से आपके पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा आता है, तो आपका जो एनालिसिस करने में टाइम लगता है वो आपको ईजी हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आपके पास फोर्थ स्टेटमेंट है। तो अगर आपको पता भी नहीं है कभी किसी वर्ड का मीनिंग, तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी जो है अपना ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा स्टेटमेंट कहता क्या है, इंक्रीजिंग द डेटा कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन यानी कि डेटा की कंप्लेक्सिटी। ठीक है, डेटा की कंप्लेक्सिटी बढ़ाता है आपका टेबुलेशन, बल्कि ये डेटा की कंप्लेक्सिटी नहीं बढ़ाता है, ये क्या करता है, ये डेटा की सिंप्लीफिकेशन करता है, क्लियरिटी देता है, एनालिसिस को फैसिलिटेट करता है, सारी चीज़ें करता है, ना कि आपकी डेटा की कंप्लेक्सिटी बढ़ाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका बिल्कुल जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है आपके टेबुलेशन का। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई हैव गिवन यू टू वेज, either you will see other options and you can find the right option. If you are not able to find the meaning of any word, in that case you need to read the other options. बाकी ऑप्शन उसको देख लीजिए बेटा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से बड़े सुकून से अच्छी तरह से क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा। सो अगर आपको पता है तो डायरेक्टली यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं फोर्थ MCQ पे आते हैं बेटा। इस पे फोर्थ है हमारे पास, हमें मैच करना है, दो कॉलम्स दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ टेबल्स पे ये MCQ है। पहला कॉलम है हमारे पास, चार तरह के टेबल्स दिए गए हैं। इट इज़ अ सिंपल टेबल, डबल टेबल, ठीक है, हमारे पास कम्प्लेक्स टेबल है, और इसके बाद हमारे पास क्रॉस टेबल है। ठीक है, तो हमारे पास कॉलम सेकंड में है, इनके मीनिंग्स है, तो ये हमने कंपेयर करना है।
हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं A B C and D एंड यू हैव टू फाइंड द राइट ऑप्शन फॉर दिस। लेट्स, ठीक है, पहले आप अगर देखना चाहते हैं तो पॉज कर लीजिए वीडियो को। पहले हम देखते हैं सिंपल टेबल क्या होता है। तो सिंपल टेबल आप लोगों को पता होता है, वो टेबल होता है जिसमें हमारे पास एक ही कैरेक्टरिस्टिक या एक ही एट्रीब्यूट होता है, उसको हम सिंपल टेबल कहते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास रहता है, तो आपका जो फर्स्ट है ये बी के साथ मैच होता है। देख लीजिए हमारे पास दो ऑप्शंस ऐसे आते हैं, फर्स्ट बी के साथ मैच होते हैं, तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस पहले ही बाहर हो गए। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा हमारे पास है डबल टेबल। तो जाहिर सी बात है भाई, नेम आपको पता चल जाएगा, डबल टेबल वो टेबल है जहाँ पे आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, उसको हम डबल टेबल कहते हैं। तो आपका जो सेकंड है, इस ये किसके साथ मैच होता है, ये आपके सी के साथ मैच होता है। तो आपका सेकंड जो है ये सी के साथ मैच होता है। डायरेक्टली आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। इजी हो गया, यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम एक एक करके देखेंगे। इसके बाद है हमारे पास कम्प्लेक्स टेबल, जहाँ पे हमारे पास दो से ज़ायद एट्रीब्यूट्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स टेबल। यानी कि आपका थर्ड जो है ये ए के साथ मैच होता है, तो थर्ड ए के साथ मैच होता है। इसके बाद आता है हमारे पास क्रॉस टेबल। क्रॉस टेबल वो टेबल होता है जहाँ पे हम हमारे पास दो चीज़ें होते हैं, उनको हम कंपेयर कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस टेबल। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया, जहाँ पे हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको हम ट्रेबल टेबल कहते हैं। ट्रबल नहीं बल्कि ट्रेबल टेबल, ठीक है। ट्रेबल टेबल के बारे में भी आपको बताया है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो अगर आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन निकल रहा है तो आपको सारी चीज़ें छांटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन को जा सकते हैं। क्लियर है बेटा। लेट्स मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। आइए, ये भी हमें मैच करना है, फंक्शंस ऑफ टेबुलेशन के बारे में है। पहला कॉलम है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, कंपैरिजन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस सपोर्ट। ठीक है, आइए, इसके बाद हमारे पास कॉलम सेकंड है, helps in statistical calculations, makes data easy to understand, enables comparison across groups, systematic arrangement of data। तो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको कंपेयर करना है। सबसे पहला टेबुलेशन के फंक्शंस दिए गए हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन बाय इट्स नेम आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो हमारे पास पहला होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई क्या होता है? मेक्स डेटा इजी टू अंडरस्टैंड, इसको होता है सिंप्लीफाई करना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है ये किसके साथ मैच होता है? ये हमारा बी के साथ मैच होता है। ये देख लीजिए, फर्स्ट बी के साथ मैच होता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो आपका ए करेक्ट आंसर है। बाकी चीज़ों को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे भी कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। दूसरा हमारे पास है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? जहाँ पे हम चीज़ों को कंपेयर करें, एनेबल्स कंपैरिजन। ठीक है, अक्रॉस ग्रुप्स। तो आपका जो सेकंड है ये सी के साथ मैच हो रहा है। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका जो डेटा है उसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना ताकि लोगों को समझ आ जाए, प्रेजेंटेबल बने, खूबसूरत बने, लोगों को दूर से ही जो है ना कंपैरिजन महसूस हो, या दूर दूर से ही वो कोई डिसीजन ले पाए, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेबल डेटा या प्रेजेंटेशन। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो आपका थर्ड जो है वो डी के साथ मैच होता है। एनालिसिस सपोर्ट क्या होता है? कि जहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, ये इसको हम कहते हैं एनालिसिस सपोर्ट। तो हेल्प्स इन स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। तो आपका फोर्थ जो है वो ए के साथ मैच होता है। ठीक है बेटा, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को रखा है, कभी कभार आपका डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होता है बाकी ऑप्शन को बिना देखे, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आपका टाइम भी बच जाएगा यहाँ पे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन एयर के रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ पे। क्वेश्चन एयर के बारे में मैंने आपको बताया है क्योंकि आपका अलग से भी है कि क्वेश्चन एयर के रिलेटेड सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो इसमें इसको मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया भी है, लेकिन एमसीक्यू हम यहाँ पे ट्राई भी करेंगे। कॉलम हमारे पास है क्लैरिटी ऑप्शन, सॉरी हमारे पास पहला जो है ऑप्शन क्लैरिटी है, दूसरा हमारे पास है सिक्वेंसिंग, तीसरा न्यूट्रलिटी, फोर्थ हमारे पास ब्रीवेटी। इसी तरह हमारे पास कॉलम सेकंड दिया गया है, हमें इनको मैच करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो अब हमने इनको मैच करना है। ठीक है बेटा, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर आपको लगता है तो आप इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए पहले ऑप्शन पे। पहले हमारे पास जो है क्लियरिटी। क्लियरिटी क्या होता है? जब चीज़ें क्लियर हो जाएं, जहाँ पे कोई जो है ना अनएम्बिग्यूअस वगैरह कोई चीज़ें ना हो, तो
तो हमारा जो क्लियरिटी है इसमें से हम देखेंगे अवॉइड अननेसेसरी लेंथ, नहीं, अवॉइड लीडिंग और बायस्ड वर्डिंग, सी हमारे पास अरेंजिंग क्वेश्चंस लॉजिकली, नहीं, ऑप्शन डी इज यूजिंग सिंपल एंड अनएम्बिग्यूअस लैंग्वेज। तो आपका फर्स्ट जो है ये किसके साथ मैच होता है, डी के साथ मैच होता है। आइए दूसरा सीक्वेंसिंग, यानी कि जब हम सीक्वेंस में चीज़ों को जो है अरेंज करेंगे, तो सीक्वेंसिंग क्या होता है, जब हम अरेंज करेंगे लॉजिकली, डेटा को अरेंज करेंगे उसको हम कहते हैं अरेंज, क्वेश्चन इज लॉजिकली, उसको हम सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। तो आपका सेकंड जो है ये किसके साथ मैच होता है, ये आपका सी के साथ मैच होता है। ठीक है बेटा। आइए न्यूट्रलिटी पे, न्यूट्रलिटी क्या होता है, जहाँ पे हमें न्यूट्रल हो जाएं, कहीं पे बायस ना करें, कहीं पे पार्शलिटी ना करें, उसको हम न्यूट्रलिटी कहते हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चनेयर में क्या होता है न्यूट्रलिटी, क्वेश्चनेयर में न्यूट्रलिटी होता है ये कि ना आप किसी की तरफ, जो हमारे पास कभी जर्नलिस्ट्स होते हैं या इंटरव्यूअर्स होते हैं, जब वो इंटरव्यूवी को जो है इंटरव्यू करते हैं तो उसमें बायस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे वो मोल्ड करते हैं इंटरव्यूवी को किसी तरह। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने चाहिए। ठीक है। अगर हम डायरेक्टली पूछेंगे वही चीज़ें जो हमें पूछनी चाहिए और हम किसी तरह से पार्शल ना हो जाए, बायस्ड ना हो जाए, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलिटी फीचर। ये क्वेश्चनेयर में होना ही होना चाहिए। चलिए न्यूट्रलिटी हमारे पास किसके साथ मैच होता है, तो अवॉइड लीडिंग एंड बायस्ड वर्डिंग। ठीक है। बायस्ड वर्डिंग हमें जो है अवॉइड करना चाहिए। मैंने आपको गुड क्वेश्चनेयर के फीचर्स बताए, अगर आप लोगों को याद होगा तो फिर से देख लीजिए उसको, मैंने आपको वहाँ पे बताया लीडिंग एंड लोडिंग क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो लीडिंग एंड बायस्ड वर्डिंग को हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। तो आपका जो थर्ड है इट इज़ मैचिंग विथ बी। ठीक है बेटा। आइए फोर्थ पे, फोर्थ हमारे पास है ब्रेविटी। ब्रेविटी क्या कहता है कि आपको अननेसेसरी लेंथ जो है ना क्वेश्चनियर की, उसमें ऐसे क्वेश्चन को जो है ना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना लोगों के लिए स्पेसिफिक हो, यानी कि जितना लोगों के लिए सफिशेंट हो, जो सफिस हो आपके लिए, उतने ही क्वेश्चन उसमें डालने चाहिए, ज़्यादा उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। तो अननेसेसरी लेंथ को हमें कम करना चाहिए, अवॉइड अननेसेसरी लेंथ जो हमारे क्वेश्चनियर की होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। सो दिस मैचेस विथ ए। तो देख लीजिए हमारा फर्स्ट जो है डी के साथ मैच होता है, सेकंड सी के साथ मैच होता है, थर्ड हमारा बी के साथ मैच होता है और फोर्थ ए के साथ मैच होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, समझ आए। चलिए इससे आपको एक और चीज़ क्लियर होगी कि हमारे पास जो फीचर्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनर हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई कि हमारे पास अच्छे फीचर्स जो हैं एक बेहतरीन क्वेश्चनर के, वो है क्लैरिटी होनी चाहिए, सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए। पहले हम किसी से उसका नाम पूछेंगे, उसके बाद ही उसका एड्रेस पूछेंगे, ऐसा नहीं पहले एड्रेस पूछेंगे उसके बाद नाम पूछेंगे। तो वो चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, लीडिंग लोडिंग क्वेश्चन या बायसिंग नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ ब्रेविटी होनी चाहिए, यानी कि आपको अननेसेसरी क्वेश्चनर को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ताकि लोग तंग आकर आपका क्वेश्चनर ही छोड़ दें। ठीक है बेटा। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन के रिलेटेड आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, हिस्टोग्राम बार्स आर सेपरेटेड बाय गैप्स। दूसरा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हिस्टोग्राम। तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन है ओगिव कर्व या ओगिव, जिसको हम कहते हैं ओगिव कर्व या ओगिव, रिप्रेजेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फोर्थ, पाई चार्ट इज अनसूटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग प्रोपोर्शंस। ऑप्शंस हमारे पास 4 दिए गए हैं, आपको बताना है इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो पहला हमारे पास स्टेटमेंट जो है, हिस्टोग्राम्स आर सेपरेटेड बाय गैप्स। तो आप इसको देख लीजिएगा, हमने हिस्टोग्राम पढ़ा है, हिस्टोग्राम्स में गैप्स होते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि हिस्टोग्राम जो हमारे पास होता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअस डेटा को, तो इसमें गैप्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका डायरेक्टली यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है। हमारे पास जो बार डायग्राम होता है उसमें हमारे पास गैप्स रहते हैं क्योंकि वो डिस्क्रीट डेटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमारे पास जो हिस्टोग्राम है इट्स रिप्रेजेंटिंग द कंटिन्यूअस डेटा, तो आपका हिस्टोग्राम जो है सेपरेट गैप से नहीं होता है।
तो पहला गलत हुआ। दूसरा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हिस्टोग्राम, बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम जो है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, मिड पॉइंट्स आप जो हमारे पास हिस्टोग्राम में जो हमारे पास जो बार्स बनते हैं, तो इन्हीं बार्स में जो हमारे पास मिड पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को मैच करके हम जो है बना सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट। तीसरा, ओगिव कर्व रिप्रेजेंटेड बाय क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ओगिव कर्व जो है ये रिप्रेजेंट करती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, बिल्कुल सही है। इसमें मैंने आपको दो तरह की ओगिव कर्व्स बताई हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को याद है, लेस देन ओगिव कर्व एंड ग्रेटर देन ओगिव कर्व, तो ये हमारे पास हमेशा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट है, पाई चार्ट इज अनसूटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग प्रोपोर्शंस, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास जो पाई चार्ट होता है वो रिप्रेजेंट ही करता है प्रोपोर्शंस को। ये कह रहा है कि ये अनसूटेबल है, ये सूटेबल है प्रोपोर्शंस को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स सही है, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट। तो देख लीजिए हमारे पास ऑप्शन ए जो है इसमें थर्ड स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। 7 क्वेश्चन हुए, आई होप आपने 7 में से एटलीस्ट 5 तो सही किए होंगे, ठीक है, और जिन्होंने 7 में से 7 किए हैं, आई होप उन्होंने मेरे लेक्चर्स को अच्छी से ध्यान से सुना होगा, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हुई। और जिसको कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में जो है ना परेशानी हो रही है, वो इसमें घबराएं नहीं, वो थोड़ा सा वो रिवीजन करें, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, ए बार ग्राफ एंड ए हिस्टोग्राम में अपियर सिमिलर बट ओनली ए हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट इज द कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, द विड्थ ऑफ बार्स इन हिस्टोग्राम में वेरी इफ क्लास इंटरवल आर अनइक्वल। तीसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड। तो आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर इज और आर करेक्ट, आपने बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपके पास, तो देख लीजिए इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है बेटा। अगर आपको लगता है कि आपको इसको पॉज करना चाहिए वीडियो को, तो कर लीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो पहले स्टेटमेंट पे जाते हैं, लेट्स मूव टू फर्स्ट स्टेटमेंट। ए बार ग्राफ, हमारे पास बार ग्राफ होता है, इस तरह से बार ग्राफ होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास रहता है हिस्टोग्राम, जो मैंने आपको बताया, हिस्टोग्राम हमारे पास इस तरह से रहता है, ठीक है। ये हमारे पास हिस्टोग्राम हुआ, इस तरह से हमारे पास हिस्टोग्राम रहता है। तो ये क्या कह रहा है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम आपको देखने में तो सिमिलर लग रहा है, लेकिन है नहीं ऐसा, क्या, बट ओनली हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूअस डेटा, बिल्कुल सही बात है। हिस्टोग्राम हमारा कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि जो हमारा बार ग्राफ है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये डिस्क्रीट डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है, ठीक है बेटा। दूसरा, द विड्थ ऑफ बार्स इन हिस्टोग्राम में वेरी इफ क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, तो ये जो हमारे पास विड्थ होता है इन हिस्टोग्राम्स की, ठीक है, इन बार्स की, तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम्स की विड्थ जो है ये डिपेंड करती हैं कि हमारे पास इंटरवल कितना है। अगर इंटरवल सेम होगा तो ये सेम होगी हमारे पास विड्थ, अगर सेम नहीं होगा तो ये अनइक्वल होंगे। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड है हमारे पास, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट, तो ये जो हमारे पास हिस्टोग्राम में एरिया है ये डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी किस प्रोपोर्शन की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उतना एरिया ज़्यादा होगा, तो ये भी आपका स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है। तो आपके पास तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो आपने बताना है, ठीक है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें ये इस चीज़ को आप खुद ऐड कीजिएगा, आपने बताने हैं कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, ठीक है बेटा। तो चलते हैं पहले स्टेटमेंट पे, एवरी ग्राफ प्रोवाइड्स एन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, इसको ऐड कर लीजिएगा। हाँ, आपने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं बेटा, ठीक है।
तो देख लीजिए, पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, एवरी ग्राफ प्रोवाइड्स एन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। सेकंड स्टेटमेंट है, ग्राफ्स आर प्राइमरीली इंटेंडेड टू रिवील पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। थर्ड स्टेटमेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समटाइम्स कंसील इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रेजेंट इन रॉ डेटा। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो पहले स्टेटमेंट पे जाते हैं डायरेक्टली। एवरी ग्राफ प्रोवाइड्स एन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल गलत है। क्योंकि याद रखिएगा मेरी बात, मैंने आपको तब भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा अप्रॉक्सीमेट होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, न कि ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं देता। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है इनकरेक्ट है। ग्राफ्स आर प्राइमरीली इंटेंडेड टू शो द पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स, बिल्कुल सही बात है। हमें ग्राफ से पता चलता है कि ट्रेंड कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो हमें पता चलता है कि ये बढ़ती हुई तरतीब जा रही है। अगर ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, इस तरह से आ रहा होगा तो हमें, सॉरी, इस तरह से हमारे पास अगर ग्राफ आ रहा होगा तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारा जो वैल्यू है किसी चीज़ का वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अगर इस तरह से जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्चुएट होता जा रहा है। तो ये आपको ट्रेंड्स और पैटर्न्स के बारे में ग्राफ्स बताता है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं। अभी तक हमारा सेकंड सही स्टेटमेंट है, पहला गलत है। तीसरा हमारे पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में समटाइम्स कंसील इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रेजेंट इन रॉ डेटा, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है, जो आपको डायरेक्टली डेटा से पता नहीं चलता है। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, जब आप ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज़ को तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हमारे पास लो आ रहा है, कहाँ पे हमारे पास हाई वैल्यू आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चलेगा। तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सेकंड एंड थर्ड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए जा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ सारे क्वेश्चंस भी कवर करूँ और आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, इन दैट केस आप थोड़ा सा जो स्पीड अपने यूट्यूब पे कम कर लीजिएगा, तो आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। इन दोनों क्वेश्चन में प्लीज़ आप ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो है भूल गया हूँ, लेकिन आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए हिस्टोग्राम। दूसरा स्टेटमेंट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन occupies less space than a histogram and facilitates comparison between multiple distributions. तीसरा हमारे पास है, the area under the frequency polygon is always equal to the total frequency। तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है, इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट पे जाते हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़े होंगे ये सारे स्टेटमेंट्स। पहला, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम हिस्टोग्राम, ये मैंने आपको पहले ही बताया, हमने भी ड्रॉ करके भी देखा हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दूसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑक्यूपाइज लेस स्पेस देन हिस्टोग्राम। ठीक है, एंड फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस। देखिए हमारे पास ये हिस्टोग्राम है, ठीक है, ये हिस्टोग्राम है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये हमारे पास ये जो एरिया है ये कम है एज़ कम्पेयर टू हिस्टोग्राम्स। अगर हम इन हिस्टोग्राम्स के एरिया को ऐड करेंगे, ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एंड ये सही, पहला यहाँ तक ये सही है। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस, तो कंपैरिजन भी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से मिलता है, तो बिल्कुल सही है ये भी। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी बेटा करेक्ट हुआ। ठीक है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। पहला कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कम एरिया कवर करता है, बिल्कुल कम एरिया कवर करता है देन हिस्टोग्राम्स। अगर हम हिस्टोग्राम की एरिया को ऐड करेंगे तो ज़्यादा है। दूसरा, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हमें कंपैरिजन पता चलता है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है, द एरिया अंडर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है इसके बराबर आपका
जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसका एरिया रहता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो आपके पास दो स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। इट इज़ इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बेटा, चलिए। ऑलवेज की बात कर रहे हैं, कभी कभार हो भी सकता है कि बराबर हो, लेकिन ये ऑलवेज की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज कभी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास बेटा। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें भी आपको लोगों को याद रखना है, आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। तो पहला हमारे पास स्टेटमेंट है द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम ओगिव कर्व भी कहते हैं, कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मीडियन ग्राफिकली। इससे हम ग्राफिकली बता सकते हैं कि मीडियन कहाँ पे है। दूसरा स्टेटमेंट है ओगिव्स कैन बी यूज टू एस्टिमेट क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स यानी मैंने आपको बताया कि मीडियन होता है जब कोई चीज़ एक जो है ना हमारे पास डेटा को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, उसको हम कहते हैं मीडियन। अगर चार हिस्सों में तकसीम करें उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल। क्या कहते हैं? क्वार्टाइल कहते हैं। इसी तरह अगर 100 हिस्सों में तकसीम करें, 100 हिस्सों में तकसीम करें उसको हम कहते हैं परसेंटाइल्स। ठीक है बेटा, तो ये ओगिव्स जो हैं ये एस्टिमेट, किस एस्टिमेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेटमेंट है एन ओगिव इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज रादर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। हम ओगिव कर्व को किससे बनाते हैं? क्लास फ्रीक्वेंसीज से, न कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज से। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, आपने बताना है करेक्ट इसमें ऑप्शंस कौन से हैं। ठीक है बेटा, इसमें आप खुद ही करेक्ट ऐड कर लीजिएगा प्लीज़। इनको इन क्वेश्चन में जहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो ये मैं आपको जो है होमवर्क भी दे रहा हूँ, लेकिन इससे आपका क्लियर भी हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं यहाँ भूल गया हूँ, मैं ये अपनी गलती मान रहा हूँ कि मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, लेकिन आप इसमें ऐड कीजिएगा। तो पहले स्टेटमेंट पे जाते हैं बेटा डायरेक्टली। पहला स्टेटमेंट, द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ओगिव कर्व कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन मीडियन ग्राफिकली। बिल्कुल, मैंने आपको बताया हमारे पास दो कर्व्स होते हैं, एक होता है लेस देन ओगिव कर्व, दूसरा होता है हमारे पास ग्रेटर देन ओगिव कर्व। और इन दोनों कर्व्स का जो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज़ द मीडियन। तो ये क्या कह रहा है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगिव कर्व से हम मीडियन ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन ओगिव कर्व एंड ग्रेटर देन ओगिव कर्व ऑलवेज गिव्स द मीडियन। तो पहला स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये करेक्ट है। दूसरा, ओगिव कर्व्स कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स। बिल्कुल, हम ओगिव कर्व को इस्तेमाल कर सकते हैं क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए या परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। मीडियन के लिए भी, क्वार्टाइल्स के लिए भी और परसेंटाइल्स के लिए भी। इसको याद रखिएगा, अपने नोट्स में ऐड कीजिएगा। ठीक है, और ये भी ऐड कीजिएगा कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है लेस देन एंड ग्रेटर देन ओगिव कर्व का, वो हमें देता है मीडियन। दो स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हुए। तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। ये कहता है कि एन ओगिव कर्व इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज। बिल्कुल गलत है ये, बल्कि हम किससे बनाते हैं? रादर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। हम तो बनाते ही इसी से हैं, भी गलत बता रहा है। हम क्लास फ्रीक्वेंसी से नहीं बल्कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाते हैं ओगिव कर्व। तो ये स्टेटमेंट आपका बेटा गलत है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट इन दिस। ठीक है, तो इसी के साथ आज के ये MCQ सेट का जो इख्तिताम हो गया है। तो आप लोगों से यही से इजाज़त लेता हूँ। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। आगे आपको इसी तरह से और भी MCQ सेट मिलेंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा और बिल्कुल एक्टिव रहिएगा यूट्यूब पे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये MCQ सेट्स, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक देने की लग रही है ज़रूरत, तो वो भी दीजिएगा। यही सिर्फ आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।